हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 10 पाठ 10 जिसका नाम है क्रिया। तो चलिए मैं इसको आपको पढ़कर समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के स्कूल जाते हैं, कुत्ता भौंकता है, अध्यापक पढ़ा रहा है। अब देखिए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना, इन चीज़ों का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का साधारण शब्दों में क्या अर्थ है? किसी काम का करना या होना, मतलब क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। इन वाक्यों में मोटे शब्द में लिखे शब्द क्रिया हैं क्योंकि उनसे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। धातु, अब देखो इसमें जो लड़के स्कूल जाते हैं तो जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। फिर कुत्ता भौंकता है, भौंकना उसकी क्रिया हो गई। और अध्यापक पढ़ा रहा है तो पढ़ाना उसकी क्रिया हो गई। तो हमें इन शब्द से क्या मालूम पड़ता है कि वो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, मतलब कौन सा काम कर रहे हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, जा, खा, लिख, हंस, सो आदि। अब इस देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मतलब जैसे पढ़, तो पढ़ना, पढ़ क्या हो गई? धातु, और उसकी क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। फिर सामान्य क्रिया। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, जा प्लस ना जाना, खा प्लस ना खाना, लिख प्लस ना लिखना, और हंस प्लस ना हंसना, सो प्लस ना सोना। तो स्टूडेंट, इसमें आपको क्या बताया गया है कि धातु के साथ, क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। देखिए, ये पढ़ धातु था, इसके साथ हमने ना जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? क्रिया बन गई पढ़ना। मतलब पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। फिर इस मूल रूप के साथ हम धातु के साथ ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। अब देखिए क्रिया के भेद, इसमें नेक्स्ट है क्रिया के भेद, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं अकर्मक तथा सकर्मक। मतलब कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? दो। पहला है अकर्मक और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में रहे और जिसका कोई कर्म नहीं हो, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अनिल रोता है, बच्चा सो रहा था, लड़कियां हंस रही हैं। अब देखिए, इसमें इन वाक्यों में रोता है, सो रहा था और हंस रही अकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं के व्यापार का फल अनिल, बच्चा और लड़कियां कर्ता शब्दों पर ही पड़ता है। तो इनमें क्या है कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रियाओं में। इसमें जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। मतलब बच्चा सो रहा था तो बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। अनिल रोता है, अनिल क्या कर रहा है? रो रहा है। मतलब इसका फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। कर्ता यानी करने वाला। फिर इसमें नेक्स्ट है आपकी सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर केवल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के आम खाते हैं, पिताजी पुस्तक पढ़ते हैं, स्मृति दूध पीती है। इन वाक्यों में खाते हैं, पढ़ते हैं तथा पीती है सकर्मक क्रिया है। इनका फल आम, पुस्तक और किस पर पड़ता है? दूध पर पड़ता है, जो कर्म है। अब अकर्मक में कर्ता पर फल पड़ रहा था और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म पे फल पड़ता है। मतलब देखिए, लड़के आम खाते हैं तो इसमें खाते हैं, कौन खा रहे हैं? लड़के आम खा रहे हैं, आम पर पड़ रहा है उसमें। फिर पढ़ते हैं, पीती है, मतलब फल आम और पुस्तक क्या हो गए? कर्म हो गए इनके। एक कर्म। फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब जिस क्रिया का केवल क्या होता है? एक ही कर्म होता है, मतलब एक ही काम होता है, उसे एक कर्मक कहते हैं। सुधी ने आम खाया, अब कर्म क्या हो गया? आम, मतलब सुधी ने एक आम खाया। हम फुटबॉल खेलते हैं, कर्म क्या हो गया? फुटबॉल, मतलब वो क्या, कौन सा काम कर रहे हैं? फुटबॉल खेलने का। तो ये एक ही काम हुआ। फिर द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक होती है, देखिए, जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म हो, मतलब इसमें दो कर्म किए जाते हैं, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अध्यापक जी बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो अध्यापक जी बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या हो गए? दो कर्म हो गए, मतलब बच्चों को पढ़ाना। फिर इसमें देखिए, पहले वाक्य में पढ़ाते हैं, क्रिया के दो कर्म है, बच्चे और हिंदी, मतलब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो दो कर्म हो गए, इसमें दो काम कर रहे हैं। माता बालक को दूध पिलाती है। अब इसमें देखिए, बालक और दूध, मतलब माता किसको दूध पिला रही है? बालक को। तो ये दो कर्मक हो गए, मतलब ये द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं।
फिर विशेष, यदि वाक्य पढ़कर हमें क्या किसको आदि का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है और अथवा अकर्मक होती है। अब देखो इसका सीधा सीधा एक जो उदाहरण है वो होता है कि अगर हम क्या करके क्वेश्चन करते हैं और उसका उत्तर हमें मिल जाता है कि जैसे माता क्या पिला रही है, तो माता दूध पिला रही है, तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया, और जिसमें उत्तर ना मिले वो होती है अकर्मक क्रिया। अब यहाँ क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है वो हो जाती है सकर्मक क्रिया, और जहाँ क्या का उत्तर ना मिले वो होती है अकर्मक क्रियाएं। क्रिया के कुछ और भेद, अब क्रिया के इसमें कुछ और भेद बताए गए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जहाँ कर्ता मतलब कोई भी काम करने वाला खुद ना करके दूसरे से करवाता है, यानी प्रेरणा देता है काम करने की, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। अध्यापक राकेश से पाठ पढ़वाता है, अध्यापक यानी टीचर राकेश से, एक स्टूडेंट है जिसका नाम राकेश है, उससे पाठ पढ़वा रहा है, मतलब वो खुद ना पढ़ के किसी और से काम करवा रहे हैं पढ़वाने का। फिर माताजी मधु से रोटी पकवाती हैं, मतलब माँ किससे रोटी पकवा रही है, मधु से, खुद ना बनाकर उससे रोटी बना रही हैं। फिर कुछ प्रेरणात्मक क्रियाएं, अब इसमें कुछ प्रेरणात्मक मतलब प्रेरणा से जो क्रिया की जाती है वो क्रिया, पढ़ना पढ़ाना, मतलब पढ़ के हमें प्रेरणा मिली और हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। करना कराना, सीखना सिखाना, हंसना हंसाना, उठना उठाना। अब दूसरी प्रेरणार्थक होते ही पढ़ना पढ़ाना और पढ़वाना। फिर देखिए संयुक्त क्रियाएं, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब जहाँ दो या दो से अधिक धातु होते हैं उनसे मिलने वाली क्रियाएं, उनसे बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। वह पढ़ चुका है, तुम जा सकते हो, ये क्या हो गए, इनके उदाहरण हो गए। वह पढ़ चुका है मतलब यहाँ क्या हो गई, दो धातु पढ़ और चुका, ये दो धातुओं के मेल से बनी हुई क्रिया है, तो ये हो गई संयुक्त क्रियाएं। फिर पूर्वकालिक क्रियाएं, धातु के बाद कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, जैसे पढ़कर खेलकर गाकर। अब पूर्वकालिक मतलब पूर्व में किया हुआ काम, यानी वो काम कर चुका है वो, तो इसमें धातु के बाद क्या लगाया जाता है, जैसे पढ़ हमारा धातु हो गया, उसमें हमने पीछे कर लगा दिया, पढ़ कर, लिख कर, गा कर, खा कर, तो ये मतलब काम उसने कर लिया है पूर्व में, ये होती है पूर्वकालिक क्रियाएं। फिर नाम धातु क्रियाएं, कई बार क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर धातु बना लिया जाता है, इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, दूसरे शब्दों मतलब संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि में कुछ भी प्रत्यय लगाकर धातु बना लिया जाता है, जैसे गर्म प्लस आ मतलब गर्मा, लाज प्लस आ, दुख प्लस आ, हाथ प्लस आ, बात प्लस आ यानी बतिया, झूठ प्लस ला झुटला। तो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के बाद हम क्या लगा लेते हैं, इसमें प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो उससे जो क्रियाएं बनती है वो हो जाती हैं नाम धातु क्रियाएं। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। क्रिया आपका चैप्टर था, इसमें क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रियाएं कैसे बनती हैं, क्रिया किस प्रकार काम करती हैं, मतलब क्रिया का सीधा सीधा अर्थ होता है कोई कार्य करना या होना, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसकी क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको द ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।